हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले 2-3 वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ का ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, वो तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे ये बताया, पिछले लेक्चर में हमने ये आपको कहा कि डिटर्मिनेंट के एक आध प्रॉपर्टीज़ जो रिमेनिंग है उसको डिस्कस करने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या इन प्रॉपर्टीज़ के यूज़ करके प्रॉब्लम्स को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के अब तक हमने डिटर्मिनेंट के 8 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज 9वां प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, लेकिन 9वां प्रॉपर्टी बताने के पहले हम बात करेंगे डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं, है ना। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इसको क्या होता है। देखिए, डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट। देखिए, एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, लेफ्ट अपर कॉर्नर टू राइट लोअर कॉर्नर, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या सिर्फ डायगोनल। यानी ये जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। बात समझ में आ रहा है? या सिंपली, और हम लोग सिंपली इसको सिर्फ कह सकते हैं डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल हो, लीडिंग डायगोनल हो, या सीधी सीधी डायगोनल बोला गया। और ये जो राइट अपर कॉर्नर टू लेफ्ट लोअर कॉर्नर जो ये होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, है ना। ये और सेकेंडरी डायगोनल का यहां कोई महत्व नहीं होता है। अगर आपसे बोला गया कि प्राइमरी डायगोनल क्या होता है या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, तो या सीधी डायगोनल की बात कहा गया, तो यहां पर ये होता है लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट लोअर कॉर्नर जो डायगोनल होते हैं उसे ही हम लोग लीडिंग डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। समझ में आ रहा था? डायगोनल किसको कहते हैं, है ना। ये क्लियर हो गया। यहां पे लिखेंगे लेफ्ट अपर कॉर्नर कॉर्नर टू राइट लोअर कॉर्नर इज कॉल्ड प्राइमरी डायगोनल, है ना, प्राइमरी डायगोनल। एंड राइट अपर टू लेफ्ट लोअर कॉर्नर इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। इसका यूज मैथमेटिक्स का, इसका जो यूज होगा ना वो
आपको खास करके मैट्रिसेस में प्रॉब्लम्स बनाने के क्रम में इसका यूज होगा यहाँ पे इसलिए। लेकिन हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट में जो डायगोनल को के बारे में बता दिए हैं, तो इसका मतलब है कि इसका अगर मान लीजिए मैट्रिसेस में कहीं पे प्राइमरी डायगोनल या वर्ड आता है कि डायगोनल किसको कहते हैं, तो आपको ये समझ लेना होगा लेफ्ट अपर कॉर्नर से राइट लोअर कॉर्नर का जो डायगोनल होता है उसे ही हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? ये महत्व क्यों इसका है वो चीज आप जानेंगे। ये तो आपको हमने बता दिया कि डिटर्मिनेंट में, क्योंकि यहां पर डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट में रो या जो कॉलम होता है वो बराबर होता है ना, और उसी में हम ये देखेंगे कि लेफ्ट अपर से राइट लोअर और राइट अपर से लेफ्ट लोअर जो डायगोनल होता है तो इसे प्रिंसिपल डायगोनल और इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। क्लियर है? अब हम इसको मिटाते हैं, फिर अगले पॉइंट प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, इसके बारे में देखिए। देखिए 7-8 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ पे 9th प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। 9th प्रॉपर्टी जिसे ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये देखिएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ट्रायंगल प्रॉपर्टी। देखिए ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये कौन सा प्रॉपर्टी है, किस तरह की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बात करेंगे। इफ ऑल द entries above or below primary diagonal, if all the entries above or below primary diagonal are 0, then the value of determinant will be equal to the product of diagonal elements। ना, अगर किसी डिटर्मिनेंट के लीडिंग डायगोनल के अबव या बिलो सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स यानी जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे देखिए यहां पे मान लीजिए ए है, 0 है, 0 है, ये बी है, ये सी है और ये 0 है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है ना। अब आप यहां पर देखिए कि ये मेन डायगोनल जो है वो लीडिंग डायगोनल है, उसके ऊपर के सारे एंट्री 0 हैं, तो नेचुरली इसका जो वैल्यू होगा वो डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी ए सी एफ इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंपल हो गया। या ये भी आप कह सकते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, 0 है, डी है,
ई है, 0 है, 0 है और ये एफ है। अगेन आप देखिए लीडिंग डायगोनल के बिलो के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसका वैल्यू जो होगा डायगोनल एलिमेंट यानी ए डी एफ के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो होता है इसे हम लोग कहते हैं triangle property of determinant. If all the entries above or below primary diagonal are 0, then the value of determinant will be equal to the product of diagonal elements. Clear हो गया? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है जिसको फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्लियर है? टेंथ प्रॉपर्टी देखिए, फैक्टर प्रॉपर्टी। फैक्टर प्रॉपर्टी, इफ entries of a determinant delta are polynomials in X, polynomial in X, and if two rows or columns of delta become identical if we put x equal to a, then x minus a must be a factor of delta। बस समझ में आ रहा है बाबू? देखो एक बात समझो, यहाँ पे अगर किसी डिटर्मिनेंट का सारा एंट्री पॉलिनोमियल है तो जब हम उसे एक्सपेंड करेंगे तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x का वैल्यू अगर a डालने पर वो 0 हो जाता है। अब कहोगे यहाँ 0 तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है ना कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, और वी नो फ्रॉम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो नेचुरली जब x का वैल्यू a हम पुट करेंगे और वो 2 रो या 2 कॉलम डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल होगा, इसका मतलब है कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑन x के वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करने पर 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि x माइनस है उसका फैक्टर होगा, है ना? तो वही चीज यहां बता रहा है कि इफ इंट्रीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट डेल्टा आर पॉलिनोमियल्स इन x एंड इफ 2 rows or columns of delta become identical if we put x equal to a, then x minus a must be a factor of determinant यानी factor of delta. The property is called factor property of determinant. समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, ये जो प्रॉपर्टीज है इसका तो अब सिलसिला ख़त्म हुआ है ना? अब हम डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज का यूज़ कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका पहला फ़ायदा कहाँ है, इस पर हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए,
अब देखिए एकदम एक सिंपल एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लीजिए हमें इवैल्यूएट करना है 5 3 2 1 2 3 2 3 2 इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को एक्सपेंड कर इसका डेल्टा अगर मान लेते हैं, इसको वैल्यू को निकालना है। एग्जाम्पल 1 इवैल्यूएट करना है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं भी करें तो भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके इसको छोटा बना सकते हैं। अगर जैसे डायरेक्ट एक्सपेंशन आप करोगे तो 5 2 × 2 -3 × 3 -3 1 × 2 × 3 × 2 +2 1 × 3 2। छोटा नंबर है, कैलकुलेशन करके हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि उससे फायदा क्या होगा ये समझिएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला रो और तीसरा रो में ये दोनों एलिमेंट सेम है ना। तो अगर हम तीसरा रो के एलिमेंट को पहले रो में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो टर्म 0 होगा, तो एक्सपेंशन में सिर्फ हमको एक ही टर्म का यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम यहां पर ये लिखते हैं R1 चेंज किया R1 -R3, है ना। तो अब देखिए क्या हो गया, पहले रो में तीसरे रो को एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 - 2 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0, बाकी कोई परिवर्तन नहीं 1 2 3, ठीक है। और ये हो गया कितना 2 3 2। अब अगर आप एक्सपेंशन करो तो सिर्फ 3 × 2 × 2 -3 × दिस इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आसानी से निकल गया। कैलकुलेशन ज़्यादा आसान पड़ा। ऐसा नहीं कि इसको हम एक्सपेंड करते तो वैल्यू नहीं मिलता, लेकिन हमें इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा ये हुआ, हम आसानी से इसके वैल्यू को निकाल लिए। समझ में आया? अब हम इसमें एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड एलॉन्ग R1, तो रो 1 के एलॉन्ग एक्सपेंड किया हमने तो क्या मिलेगा 3 2 × 2 4 -3 × 3 9, that is 3 × -5 यानी -15 is the value of determinant। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो हो गया वो कितना होना चाहिए -15। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए 49 39 26 1 7 2 6 4 और ये हो गया 3। इसका वैल्यू हमें इवैल्यूएट करना है ना। देखिए जैसा कि अभी हमने आपको ये कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंशन करके भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है ना। हम लोग मान लेते हैं डेल्टा इक्वल टू 49 39 26 1 7 2 6 4 3, ठीक है। अगर 1 को सोचिए यहाँ पे 49 टाइम्स इसमें घटाएंगे, 49 टाइम्स तो ये 0 होगा, लेकिन 7 को 49 टाइम्स घटाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और ये भी। इस चीज को छोड़ते हैं। अब क्या करते हैं कि तीसरा जो कॉलम है उसके एलिमेंट्स में 6 जो है उससे आप 49 को डिवाइड कीजिए। तो 6 को जब 49 से आप डिवाइड करोगे तो 6 8 जा 48 होगा और उससे ज्यादा कितना है 1। गौर कीजिए 6 8 जा 48 प्लस 1 49 और 4 8 जा 32 4 8 जा 32 अब प्लस 7 39, राइट। और 3 8 जा 26 अब प्लस 2 26 हो 3 8 जा
3 8 या 24 और 24 प्लस 2 क्या होगा 26। तो इसका मतलब है कि कॉलम 3 के एलिमेंट को, तीसरे कॉलम एलिमेंट को अगर 8 टाइम्स पहले कॉलम में सब्ट्रैक्ट करो तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल होगा, और फ्रॉम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यस, यानी अब हम यहां लिखते हैं, देखिए कॉलम 1 अप्रोच कर रहा है कॉलम 1 माइनस 8 टाइम्स कॉलम 3, वी गेट, हमें क्या मिला, तो हमें मिलेगा, यहां देखिए ये आपका होगा 1, ये होगा 7, ये होगा 2, 1 7 2, ये हुआ 6 4 3, है ना, इक्वल टू 0। कैसे हो गया, तो फ्रॉम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फ्रॉम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सिंपल। कैलकुलेशन कम करना पड़ा, आसानी से प्रॉब्लम्स बन रहा है ना। चलिए अब हम तीसरे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इवैल्यूएट 1 1 1 A B C B प्लस C प्लस A प्लस B, है ना, इवैल्यूएट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन, लेट डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 A B C B प्लस C प्लस A प्लस B। क्या देखिए क्या करते हैं, कॉलम 2 अप्रोच करेगा कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C, यहाँ पे हुआ B प्लस C प्लस A प्लस B। हम यहीं पे वैल्यू इसका 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं फ्रॉम प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो एक, लेकिन हम एक स्टेप और लिखते हैं, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C2, कॉलम 2 से हमने कॉमन निकाल लिया, तो डेल्टा बराबर हो गया A प्लस B प्लस C फ्रॉम स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी 1 1 1 1 1 1 B प्लस C प्लस A प्लस B। ये हो जाएगा क्या, A प्लस B प्लस C इंटू 0, दैट इज 0 फ्रॉम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फ्रॉम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फ्रॉम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट द वैल्यू विल बी 0। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
देखिए, यूजिंग properties of determinant, so that 1 omega square, omega 1 omega square, omega square omega 1 equal to 0, where omega is a cube, is a non-real complex cube root of unity। जहां पे ये ओमेगा जो है वह नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इन 11th में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? उसमें प्रॉपर्टीज भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का था कि द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ unity equals to 0, है ना। one non-real complex cube root of unity is the square of other, product of both non-real complex cube root of unity is unity, and etc। इन्हीं में से प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें ये शो करना है, डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा है, ये हमें शो करना है। चलिए इस प्रॉब्लम्स को पहले आप नोट कर लीजिए, है ना। अब हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक बात और है बच्चों, ये है क्या कि अगर जब भी कोई प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करने जाते हैं तो मेरा ये सजेशन आपको ये होगा कि पहले क्वेश्चंस जब हमने लिखा है तो उसको स्टॉप करके वीडियो और उसको खुद सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल आपके अंदर डेवलप करेगा। प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बताने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हम आपको ये बता सकें कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे प्रॉब्लम्स को बनाने में किया जाता है ना। और अब अगर आप यहाँ पर देखिए, ये बात भी स्पष्ट है कि कौन सा प्रॉब्लम्स को बनाना है, कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करें, ये हमें नहीं पता है। हाँ, 8-10 प्रॉपर्टी है हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है ना। कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा पहले टोटली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ये पता चलेगा कि इसमें हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है, इस प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए हमें क्या तरीका इस्तेमाल करना है। कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम बता रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि कैसे हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है बात? एक बार फिर, हर वीडियो में या हर लेक्चर में मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, लेकिन आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है और वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करने का भी मन करता है। आपके लाइक्स नहीं मिलते हैं, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है और हम थोड़ा वीडियो अपलोड करने में उदासीन हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें ज़रूर से, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। चलिए अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। शो करना है तो जब भी शो करने के लिए दिया हुआ है तो लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा। शो करना है तो लेफ्ट साइड हमने लिखा है यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ये है प्रॉब्लम। अब हम ये काम करते हैं, कॉलम 1 टेंस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। देखिए क्या हो गया,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1, यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा, यहाँ पे आया ओमेगा स्क्वायर 1, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इससे डेल्टा बराबर जो लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया वो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में पहला कॉलम 0 0 0, दूसरा कॉलम हो गया कितना, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1, है ना। वैल्यू क्या होगा 0, या फ्रॉम ऑल जीरो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, फ्रॉम ऑल जीरो property of determinant the value will be 0। यही चीज हमें प्रूफ करना था, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक प्रॉब्लम और हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी, so that 1 1 1 a b c a square b square c square equal to a minus b into b minus c into c minus a, है ना। ये शो करना है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम शो कर रहे हैं इसमें, देखिए सबसे पहले तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हमने कहा कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री को वैनिश कर दें, मतलब ज़ीरो बना दें, तो वैल्यू आसान हो जाता है। पहला जो क्वेश्चन हमने बताया उसमें यही काम किया हमने। अब ये देखिए यहाँ पर कि अगर ये पहला रो में दूसरा रो घटा दे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, दूसरा रो में फिर तीसरा रो घटा दे तो ये जीरो होगा, और पहले कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। इस बात को दिमाग में रखेंगे और यही से काम करते हैं। यानी R1 में हमने R2 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर R2 में हमने R3 को सब्ट्रैक्ट किया, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, रो 1 में अगर रो 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रो 1 परिवर्तन होता है, यानी ये जो होता है ये हो गया 0, ये a माइनस बी और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर तब ये ज्यों का त्यों रहा। लेकिन हम फिर इसमें इस रो को घटा दिया तो 0 b माइनस सी और ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या करेंगे तो देखिए पहले रो से a माइनस बी और दूसरे रो से b माइनस सी को कॉमन निकाला जा सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम रो 2, यानी a माइनस बी को आप पहले रो से और b माइनस सी को दूसरे रो से जब कॉमन निकालेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है वो देखिएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है यहां, तो ये हो जा रहा है 0 0 1 और ये हो रहा है 1, और यहां पर आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी हमने कॉमन नहीं आया तो क्या बचेगा a प्लस बी, और ये हो गया कितना 1, और ये हो गया क्या b प्लस सी, और यहां पर कितना आ गया तो c और c स्क्वायर,
हो गया। अब आप एक्सपेंड कीजिए पहले कॉलम के लो, या आप एक बार और घटा सकते हैं, लेकिन बेहतर है हम यहां पे लिखेंगे एक्सपेंड एलोंग C1, कॉलम 1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो कॉलम 1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे, देखिए A माइनस बी, यहां पर A माइनस बी रहेगा, B माइनस सी आएगा, और पहले कॉलम के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। ये तो दो टर्म जीरो है, तो ये आ गया 1 इंटू बी प्लस सी अ माइनस ए अ माइनस बी। ठीक है, अब देखिए बी और बी कैंसिल हुआ, कितना आ गया, ये आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यूजिंग प्रॉपर्टीज हमने डिटर्मिनेंट के वैल्यू को बना लिया। समझ में आ रहा है बात? आज यही तक, फिर प्रॉब्लम्स को लेकर के अगले वीडियो में हम आएंगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जिसमें सैरस रूल को बताएंगे और लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका बताएंगे, और क्रैमर रूल के बारे में बात करेंगे हमने, है ना। आज का वीडियो यही है। इसके बाद डिटर्मिनेंट के कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना होगा। आज यहीं तक, बाय बाय।